हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम आए हैं एक नए सिद्धांत के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सेकंड यूनिट के साथ, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन कम्प्लीटली आप इसे लर्न कर लेते हैं तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस यूनिट में दो ही फिलोसफर हैं और दोनों ही बड़े अच्छे जिन्होंने सिद्धांत लिखे हैं, जिनमें से जर्मी बेंथम भी एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंथम की राजनीतिक धारणा पर एक नोट लिखिए। राज दर्शन को बेंथम के मुख्य योगदान का परीक्षण कीजिए, या बेंथम के उपयोगितावाद के मुख्य सिद्धांत क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात बता देते हैं कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो जर्मी बेंथम ने लिखा है। आपसे कहीं पे भी ये पूछ लिया जाए कि उपयोगितावाद के बारे में बताइए या उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में बताइए, तो आप 1 मिनट में समझ सकते हो कि उपयोगितावाद का सिद्धांत जर्मी बेंथम ने दिया था, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बेंथम को उपयोगितावाद का पितामह कहा जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने उपयोगितावाद की खोज की। देखिए, जर्मी बेंथम को पितामह कहा जाता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने इसकी खोज की थी, अपितु इसका कारण यह है कि बेंथम ने उपयोगितावाद को व्यवस्थित आधार प्रदान किया था और उसे लोकप्रिय बनाया था। जैसे कि हमने पिछली फर्स्ट यूनिट में किया था, रूसो के बारे में किया था, तो रूसो ने अपने सिद्धांत को मौलिकता प्रदान नहीं की थी, लेकिन जो बेंथम जी हैं, बेंथम ने यहाँ पे अपने सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया है और उसे क्या है, एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया है। सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को स्थापित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले उपयोगितावाद के सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, तो किसने किया था, डेविड ह्यूम ने, ठीक है। आगे देखते हैं। बेंथम ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उपयोगितावाद का महत्वपूर्ण सूत्र अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख है। सबसे पहले जो मेन बात है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है, इसकी खासियत क्या है। उपयोगितावाद के सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कम्प्लीटली पॉपुलेशन के लिए। ये कहता है कि पूरे के पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होना चाहिए, सभी को इक्वली सुख प्राप्त होना चाहिए। आगे क्या है, बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषताएं अथवा उपयोगितावाद दर्शन के सिद्धांत। इन दोनों में से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इसकी विशेषताएं बताइए या फिर इसके दर्शन के सिद्धांत। तो आपको पजल नहीं होना है, ये सेम है। देखिए, बेंथम ने उपयोगितावाद की बहुत ही बड़े स्तर पर व्याख्या की है। इसके उपयोगितावादी दर्शन को निम्न विशेषता एवं सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले है सुख एवं दुख उपयोगितावाद का मुख्य सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उपयोगितावाद के सिद्धांत में सुख और दुख दोनों को शामिल किया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो सुख हुआ है, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलना चाहिए। दुख के जो कारण हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत जो है वो मानवीय सुख और दुख पर आधारित है। यह होब्स के सुखवाद से प्रेरणा प्राप्त करता है, यानी कि आपको पता चल जाता है कि होब्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सुखवाद का सिद्धांत। बेंथम का विचार है कि मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख के विचार पर आधारित है, यानी कि जब मनुष्य दुखी होता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है, थोड़ा सा रूड बिहेवियर होता है। लेकिन जब मनुष्य के पास सुख होता है तो मनुष्य, ये नहीं कहते हैं कि सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली ही नजर आती है, यानी कि जो व्यक्ति सुखी होता है उसे चारों तरफ क्या है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट है सुख और दुख का वर्गीकरण। यद्यपि सुख और दुख को स्थापित करने का श्रेय उपयोगितावाद के अन्य विचारकों को भी दिया गया है। देखिए, बहुत सारे फिलोसफर थे, ये उनको भी इसका श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन जो काम जर्मी बेंथम ने किया है वो किसी और फिलोसफर ने नहीं किया है। लेकिन सुख और दुख का वर्गीकृत करने का श्रेय, यानी कि वर्गीकृत का मतलब होता है इनको अलग अलग करना, पोर्शन बना देना, इसका श्रेय केवल बेंथम को ही जाता है। इसने सुख और दुख को दो हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले सामान्य सुख एवं दुख, जो हमें सामान्य रूप से सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और दूसरा है जटिल सुख एवं दुख, ठीक है, यानी कि जर्नल और कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य और जटिल।
बैंथम ने सामान्य सुख के 14 प्रकार बताए। देखिए, अगर आपसे सेपरेटेड अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंथम के सामान्य सुखों के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप सभी सुख शो करेंगे। इंद्रिय सुख यानी कि अपने इंद्रिय जो कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उसका सुख, संपत्ति का सुख, कौशल सुख, मित्र सुख, शक्ति सुख, पवित्रता सुख, परोपकारिता सुख, निर्दयता सुख, स्मरण सुख, काल्पनिक सुख, आशावादी सुख, सामुदायिक सुख, आराम सुख, यश सुख। देखिए क्या है, इंद्रिय यानी कि जो हमें सेंस ऑर्गन का सुख होता है, इनके सभी के पास सेंस ऑर्गन होते हैं। संपत्ति सुख, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास कम्प्लीटली सेंस ऑर्गन नहीं होते, और अगर होते हैं तो कम्प्लीटली वर्क नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते भगवान उनको एक्स्ट्रा भी पावर देते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है। संपत्ति सुख यानी कि उसके पास अच्छे ऐशो आराम की चीज़ें हैं। कौशल सुख, वो निपुण है किसी न किसी चीज़ में। मित्र सुख, उसकी जो मित्र जो उसकी मंडली है उससे सुख प्राप्त होता है। शक्ति सुख, उसके पास कोई ना कोई ऐसी पावर है, मान लीजिए आप उसे स्टडी के बेस पे भी कह सकते हो, या और किसी मान लीजिए वो कहीं पे वर्क करता है, कोई उसका कोई वर्क प्लेस है, उसके आधार पे भी कह सकते हो। ठीक है। निर्दयता सुख, स्मरण सुख, ऐसे ही सारे के सारे सुख क्या हैं, उन्होंने 14 प्रकार के सुखों का वर्णन किया है। आगे है सामान्य दुख। अब सामान्य दुख क्या है? दरिद्र दुख, दरिद्रता का दुख क्या है? जिस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है तो मान लीजिए कि वहाँ पे दरिद्रता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम कंप्लीटली पूरी की पूरी जनसंख्या को सुख प्रदान नहीं कर सकते। भावना दुख यानी कि क्या है, इंसान की हर टाइम फीलिंग्स हर्ट होती रहती हैं। शत्रु दुख, उसका कोई ना कोई शत्रु होता है, उसको उसका दुख होता है। अव्यवस्थित दुख यानी कि इसमें बहुत सारे दुख आते हैं। अपयश दुख, अपयश का मतलब होता है कि उसका यश घटता जा रहा है। परोपकारिता दुख, निर्दयता दुख, स्मृति दुख, पवित्रता दुख, आशावादी दुख, मित्र दुख, काल्पनिक दुख। अगर आपसे दुखों के बारे में नहीं पूछा जाता है तो सिर्फ आप ये लिख दीजिए कि इसके 14 प्रकार के तो क्या हैं, इसके 14 प्रकार के जो सामान्य सुख हैं, और सामान्य दुख आप इसके 12 प्रकार के लिख सकते हैं। तो अलग से आपको डिफाइन करने की नीड नहीं है अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो। अब आगे देखिए, इसके सिद्धांत में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, सुख और दुख को मापा जा सकता है। ये कहता है कि सुख और दुख को क्या है, मापा जा सकता है, उनको हम माप सकते हैं। बैंथम ने सुख और दुख का वर्गीकरण करके उसे मापने के लिए एक सुखवादी मापक यंत्र के प्रयोग द्वारा उनमें क्या है वो क्वांटिटेटिव डिफरेंस बताता है, निकालने पर बल दिया गया है। बैंथम का विचार है कि उद्देश्य अच्छा एवं बुरा नहीं होता, अपितु वह इस पर निर्भर करता है कि वह अधिकांश लोगों को सुख प्रदान कर रहा है अथवा दुख प्रदान कर रहा है। उसने सुख और दुख को मापने के लिए एक सुखवादी मापक यंत्र बनाया, और उसने क्या है, एक होता है गुण के आधार पर और एक होता है उसकी क्वांटिटी के आधार पर, एक क्वालिटी के आधार पर, एक क्वांटिटी के आधार पर। तो इसने क्वांटिटी के आधार पर उसमें डिफरेंस पता लगाने की कोशिश की है। ये क्या कहता है कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि लोगों को सुख जो प्रदान कर रहे हैं या दुख प्रदान कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है या सुख ज़्यादा है। तो बैंथम ने सुख और दुख को मापने के 7 मापदंड निर्धारित किए हैं। ये 7 मापदंड क्या हैं? तीव्रता, इनकी इंटेंसिटी, अवधि ड्यूरेशन, निश्चितता, सर्टेनिटी, निकटता एवं दूरता, जनन शक्ति, शुद्धता और सीमा। ये अच्छी है, इम्पोर्टेंट है। आप ये वाला पॉइंट डाल के इसका फ्लो चार्ट अगर बनाते हैं तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, डिफाइन करने की नीड नहीं है इनको। आगे सुख और दुख के स्रोत। अब सुख और दुख हमें प्राप्त कैसे होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है? बैंथम ने बताया कि सुख और दुख के 4 मुख्य स्रोत हैं। एक क्या है जो हमें नेचर से मिलता है, दूसरा क्या है जो हमें पॉलिटिक्स से मिलता है, तीसरा जो हमारे मोरल हैं, और चौथा जो हमारे रिलीजियस है। इनकी नेचुरल क्या है, प्राकृतिक सुख क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या, सुख को प्राप्त करने का, सुख और दुख दोनों को। जब व्यक्ति को प्रकृति की तरफ से सुख अथवा दुख की अनुभूति होती है तो उसे प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। और राजनीतिक स्रोत क्या है, जो व्यक्ति को सत्य की संगठित सत्ता, जिसे हम सरकार कहते हैं, इनकी सरकार के कानूनों द्वारा सुख अथवा दुख की अनुभूति होती है। इनकी हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए हैं उससे हम कैसा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं या अच्छा फील नहीं करते हैं,
उसके बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि राजनीतिक स्रोतों से भी हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। आगे है नैतिक स्रोत। जब समाज की परंपराएं व्यक्ति के सुख एवं दुख का कारण होती हैं, इनके समाज ऐसी परंपराओं को प्रतिस्थापित कर देता है जो व्यक्ति के या तो सुख को बढ़ाती है या दुख को बढ़ाती है, तो उसे क्या माना जाता है? नैतिक स्रोत माना जाता है। धार्मिक स्रोत। जब मनुष्य को धर्म अथवा धार्मिक सत्ताएं सुख एवं दुख प्रदान करती हैं तो उसे धार्मिक स्रोत माना जाता है। इनकी जो धर्म के आधार पर जो सत्ताएं बनाई हुई हैं, अगर उससे सुख या दुख प्राप्त होता है तो उसे क्या माना जाता है? धार्मिक स्रोत माना जाता है। सुख और दुख को प्राप्त करने के साधन। ये थे सुख और दुख के स्रोत, ध्यान रखना, स्रोत जिससे हमें प्राप्त होता है, और ये है सुख और दुख को प्राप्त करने के साधन। अब साधन क्या क्या हैं? बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य से सुख की मात्रा में वृद्धि करने के साधनों का भी वर्णन किया है। यानी कि वो अपने सिद्धांत को पूर्णता प्रदान करना चाहता है, बड़ा अच्छा बनाना चाहता है, तो उसने क्या किया है? सुख के साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया है। देखिए उसने क्या क्या वर्णन किया है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता पर आधारित। अब जो सुख और दुख है वो सार्वभौमिकता पर आधारित है। बेंथम ने यह दावा किया है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत केवल सामान्य नागरिकों के सुखों को ही ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया जाता, अपितु विशेष सुखों की अनुभूति को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसमें भौतिक सुख के साथ साथ मानसिक सुख की प्राप्ति पर भी बल दिया गया है। उसने कहा कि भाई सार्वभौमिकता होनी चाहिए, ये किसी अमीर गरीब के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई अमीर है, गरीब है, आर्थिक रूप से है, या उसकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सब उसमें क्या है? भेदभाव नहीं करना चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी आलोचना। अब ये तो आप सभी जानते हो कि जिस चीज़ की विशेषताएं होती है उसकी आलोचना भी होती ही होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा 2 वे से पूछा जाता है, ये मत मान के चलिए कि इसकी सिर्फ आपसे विशेषताएं पूछी जाएंगी, ये भी 99% पूछा जा सकता है कि इसकी आलोचना बताइए। देखिए क्या है आलोचना। आलोचना हमेशा अपोजिट होती हैं। सुख एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। जो फिलोसफर हैं, जो दूसरे फिलोसफर हैं, उन्होंने बताया कि जो सुख है वो व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि बेंथम के उपयोगितावाद का आधार सुखवाद है। बेंथम ने सामान्य सुखों का वर्णन किया है, लेकिन सुख का विचार सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। देखिए सभी जानते हैं कि सभी को सुख प्रदान नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि ये व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है, यानी कि हम सभी को सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुखों की प्राथमिकता को लेकर भी व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, राज्य इसका निर्णय नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि सभी को सुख प्रदान नहीं किए जा सकते और ना ही सभी को दुख प्रदान किए जा सकते हैं। उसके लिए व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के कौशल होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते। जिसके अंदर ज़्यादा कौशल होते हैं वो क्या है? सुखों की प्राप्ति कर लेता है। जिसके अंदर नहीं होते हैं वो क्या है? सुख की कम प्राप्ति करता है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। आगे भौतिकवाद को बढ़ावा। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। बेंथम के उपयोगितावाद की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि इससे भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यानी कि क्या है? खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति, यानी कि जो यूरोप के देशों में है उसकी तरफ ये ज़्यादा मूवमेंट करता है। आगे है विरोधाभास। यानी कि विरोधाभास का मतलब है कि अनेक जगह पर इसका विरोधाभास हुआ, इसका विरोध हुआ है। बेंथम के उपयोगितावाद में हमें अनेक विरोधाभास देखने को मिलते हैं। बेंथम ने जो सामान्य सुखों का वर्णन किया उसमें कई सुख परस्पर विरोधी, यानी कि वो एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वह परोपकार और स्वार्थ को सुख बताता है। देखिए किसी के ऊपर परोपकार करना वो सुख बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि इंसान जो परोपकार कर रहा है वो किसी नियत से नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, उसकी कोई ना कोई स्वार्थ की भावना होती है। निस्वार्थ 100% में से 99% जो ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, और सिर्फ 1% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तो इसलिए इसका क्या हुआ है? विरोधाभास हुआ है। अतार्किक विचारधारा है। अतार्किक विचारधारा का मतलब क्या है? कि इसका कोई तर्क नहीं है। उसका विचार है कि सुखों को कानूनों का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इनकी सुख क्या है? सुख तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएगी।
लेकिन सुख को प्राप्त करना संसाधनों पर निर्भर करता है। देख लिए वही बात आई है कि हमारे पास अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छे साधन होंगे, हमारा देश साधन संपन्नशील होगा, तो क्या हम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे है पूंजीवाद का संरक्षक। पूंजीवाद का उदय यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ। इसके उदय के साथ ही इसके मार्ग में अनेक संकट भी आए। देखिए पूंजीवाद का उदय तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे संकटों को लेके आया। इन संकटों का सामना करने के लिए इसने अनेक विचारधाराओं का सहारा लिया, ठीक है। और जो व्यक्तिवाद की अवधारणा ने जन्म लिया, उपयोगितावाद इस व्यक्तिवाद का संशोधित रूप है। इसकी रक्षा करने के लिए, पूंजीवाद की रक्षा के लिए व्यक्तिवाद की अवधारणा ने जन्म लिया था। और जो व्यक्तिवाद की अवधारणा थी वो किसका संशोधित रूप थी? उपयोगितावाद का। ये ध्यान रखना, उपयोगितावाद और व्यक्तिवाद क्या है? एक दूसरे का संशोधित रूप है। पहले क्या था? व्यक्तिवाद था, बाद में इसका संशोधित रूप आ गया उपयोगितावाद, ठीक है। तो ये क्या है? पूंजीवाद का संरक्षक है। इसने पूंजीवाद की रक्षा की है, इसने पूंजीवाद को हमेशा क्या किया है? समर्थन दिया है। आगे है राज्य और व्यक्ति का संबंध जैविक नहीं है। रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी इज नॉट बायोलॉजिकल। बैंथम और अन्य उपयोगितावादियों का विचार है कि मनुष्य समाज में ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि व्यक्ति का शरीर क्या है? समाज है, ठीक है। और जो उसके जो पार्ट है व्यक्ति के शरीर के, वो क्या है? कहीं पे मतलब उसकी इच्छा शक्ति है, या कहीं पे उसके विचार हैं, ठीक है। कहीं पे उसकी किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा है। यानी कि जिस प्रकार से शरीर के अंग संबंधित होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुष्य और समाज एक भौतिक अथवा जैविक इकाई न होकर वो भौतिक और जैविक नहीं है, बल्कि वो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक इकाई होते हैं। आगे सरकार को अत्यधिक महत्व। इसकी इसलिए भी आलोचना की गई है क्योंकि इसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया है कि सरकार ही हमें सारे के सारे सुख प्राप्त करवा सकती है। आगे है मानवीय कर्तव्यों की उपेक्षा। इसने बताया कि जो मानवीय कर्तव्य हैं उनकी उपेक्षा। इनके मनुष्य के लिए तो इसने कुछ लिखा ही नहीं है। मनुष्य ये तो बताया नहीं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए सुखों को प्राप्त करने के लिए। बैंथम ने सरकार से तो व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक कार्यों की उपेक्षा करता है, लेकिन राज्य एवं सरकार के प्रति भी व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। देखिए सरकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। राज्य भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन हम सरकार के लिए क्या करते हैं? हमारे भी तो कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं। हम समाज के लिए क्या करते हैं? तो इसमें क्या, हम मानवीय कर्तव्यों की उपेक्षा है। बहुमत की तानाशाही, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो बहुमत है, इनकी जिस समाज में जिस वर्ग की ज़्यादा संख्या है, जिस धर्म के लोगों की ज़्यादा संख्या है, वो क्या है? अपनी तानाशाही को स्थापित करता है। आगे सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध। ये सभी के कल्याण के लिए विरुद्ध है। बैंथम का उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार से यह सिद्धांत सार्वजनिक कल्याण की क्या करता है? अपेक्षा करता है। सार्वभौमिकता का अभाव। इसने बताया कि सभी के लिए नहीं है। बैंथम और अन्य उपयोगितावादी लेखकों पर संकीर्णता का आरोप भी लगाया, यानी कि इन्होंने बहुत छोटा बना दिया, इसे संकीर्ण बना दिया है। उन्होंने केवल इंग्लैंड की, यूरोप के लोगों की भलाई के लिए उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के उन देशों के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा। तो ये सार्वभौमिकता का अभाव प्रकट करता है। लास्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष जरूर लिखना। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि निष्कर्ष जरूर से जरूर इंक्लूड करना। उपयोगितावाद की अत्यधिक आलोचना की जाती है, लेकिन बैंथम को यह श्रेय भी दिया जाता है कि उसने उपयोगितावाद को ऐसा व्यवस्थित आधार प्रदान किया जिससे कि यह एक शताब्दी तक इंग्लैंड और यूरोप के विचारकों के मध्य विचार विमर्श का विषय रहा। देखिए वैसे तो इसकी आलोचना भी, जिस चीज़ की विशेषताएं होती है उसकी आलोचना तो होती ही होती है, लेकिन इसने अपने आप में मतलब अपना 100% दिया इसको एक अच्छा सिद्धांत बनाने में। और जब यूरोप के और इंग्लैंड के जो विचारक हैं वो विचार विमर्श करते हैं तो एक शताब्दी लग जाती है इस पे विचार। शताब्दी थोड़ा समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए इतने लंबे समय तक उन्होंने विचार विमर्श किया, तो यानी कि बहुत अच्छा सिद्धांत रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप मेरे को नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट कीजिए
कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।